हाय फ्रेंड्स, आज जो एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि चलाया जा रहा है, जो कि आज से ही चलाया जा रहा है। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। हम वही प्रश्न करवाएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे ही पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि अप्रैल अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि जो है ये कितनी होती है। देखो यह जो है ना 60 मिनट की होती है। कितनी होती है? यह जो है 60 मिनट की होती है। हम बात करें कि ये अप्रैल, ठीक है, ये अप्रैल 2022 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार यदि हम बात करें कि हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट की होती है, लेकिन एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 11 होती है। इसे भी याद रखना है। हॉकी मैच की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और इस खेल में जिस स्टिक का उपयोग किया जाता है वह मारक बिंदु पर, क्या होता है कि मारक बिंदु पर मुड़ी हुई होती है। और हॉकी विश्व कप की शुरुआत की हम बात करें तो यह 1971 में हुआ था। इसे भी याद रखना है, ठीक है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? यह 1971 में हुआ था। और क्या कहते हैं, इस खेल को विश्व में यानी कि प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है ये ब्रिटिश सेना को जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। और हालांकि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है 4000 ईसा पूर्व मिस्र में हुई थी, ठीक है। तो ये सब फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और हाँ, आपको ये भी हम बता देना चाहेंगे कि आपका एग्जाम जो ये 2 मई को होने वाला है, ठीक है। 2 मई, ठीक है, 2 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, 2 मई से 20 मई के बीच में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरैया निम्नलिखित में से किसने गाया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरैया जो है ये निम्नलिखित में से किसने गाया है। देखो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरैया ये जो अरिजीत सिंह ने गाया है। किसने गाया है? तो यह जो है ना अरिजीत सिंह ने गाया है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरिजीत सिंह। हम बात करें कि अरिजीत सिंह, तो इसका जन्म जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो यह 1987 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसे भी याद रखना है। और इसे हम बात करें तो इसे जो है ना आस्की 2, एक फिल्म था आस्की 2, फिल्म के गाने यानी कि तुम ही हो से प्रसिद्ध मिला था। और इस गाने के लिए जो है ना इसे छठा यानी कि गाने का मतलब छठे फिल्म फेयर यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 3 नंबर में प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, ये बताना है आपको। देखो बांग्लादेश जो है भारत के मेघालय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। और हम बात करें कि ये जो है क्या कहते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के उत्तर यानी कि पूर्वी यानी कि 5 राज्य जो है ना बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। पहला है असम राज्य, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मेघालय, चौथा मिजोरम और त्रिपुरा। इनकी 5 राज्य हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की हम बात करें तो ये 40,096.70 किलोमीटर है, ठीक है। जो कि क्या है, सबसे लंबी किलोमीटर है। जिसमें हम मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है 443, कितना है, तो ये जो है 443 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश को स्पर्शित करता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत दिया हुआ है, ये बताना है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचता है, ये कथन क्या है, गलत दिया हुआ है। बाकी बात सब की सब क्या है, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर आ चुका है 5 नंबर कि छठी शताब्दी यानी कि ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद यानी कि गंधार की राजधानी जो है ये क्या थी, ये बताना है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी जो है ये क्या थी। देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि क्या कहते हैं महाजनपद गंधार की राजधानी जो है ये तक्षशिला थी। कहा था, ये तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है क्या कहते हैं महाजनपदों की कुल संख्या जो कि 16 थी, जिसमें गंधार महाजनपद की राजधानी के अनुसार तक्षशिला की भौगोलिक स्थिति यानी कहने का मतलब आधुनिक पाकिस्तान में पड़ती है। और इसकी राजधानी जो है तक्षशिला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल थी, जहां पर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि तक्षशिला नाम से स्थापित किया गया था। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर में प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान ने के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है, इनकी कहां से किया है। देखो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है गृहीत की है, ठीक है। कहां से किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से किया है, कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु इनकी विभिन्न देशों में इनकी स्थापित इनकी बेहतरीन व्यवस्था को शामिल करना श्रेष्ठ समझा। इसी क्रम में दक्षिणी अफ्रीका यानी कि संविधान से इन्होंने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है शामिल किया है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने इनकी ग्रीष्मकालीन यानी कि ओलंपिक 2020 यानी कि 2021 में आयोजित किया गया में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जो है जीता था। देखो भाला फेंक किसने भी जीता था, तो ये भाला फेंक में जीता था, ना कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाला फेंक। देखो भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने यानी कि ग्रीष्मकालीन यानी कि ओलंपिक 2020 से 21 में आयोजित किया गया और इसे स्वर्ण पदक भी जीता है। देखो भारत ने टोक्यो जापान में आयोजित होने वाला यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था, जिसमें कोविड-19 के कारण इसे 1 वर्ष के लिए विलंबित कर दिया गया। और एथलेटिक्स यानी कि श्रेणी में भारतीय पुरुष यानी कि क्या कहते हैं भाला फेंक खिलाड़ी जो है ये नीरज चोपड़ा, यह भी पूछ सकता है किसने फेंका था, तो ये नीरज चोपड़ा ने फेंका था, जो कि 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था। डेट भी याद रखना कब जीता था, तो ये 7 अगस्त 2021 को जीता था, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न क्या है कि इलक्काराडी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है, ये बताना है आपको। देखो इलक्काराडी भारतीय राज्य केरल का आदिवासी नृत्य है। कहाँ का है, ये केरल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है केरल। देखो इलक्काराडी नृत्य केरल के जनजाति यानी कि समुदायों द्वारा जो है मनाता जाने वाली एक पारंपरिक त्योहार है, और इस त्योहार में जो है जनजातियों पर हमला करने वाले यानी कि भालुओं और उनमें संघर्ष की कहानी जो कि इलक्काराडी के नामक मतलब डोम के माध्यम से बजाकर दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसी चकती यानी कि डिस्क को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। डिस्क को क्या कहा जाता है। देखो उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला एक पत्थर होता है जैसे चिकती यानी कि डिस्क को क्या कहते हैं, आमलक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आमलक कहा जाता है। इसको बस अच्छा तरह से याद रखना है किसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आमलक कहा जाता है। ठीक है, आमलक। और आमलक जो है ये संस्कृत भाषा के उद्धव एक क्या है अपभ्रंश शब्द है जिसका अर्थ होता है कि खंडित होता है, यह नुकीले यानी कि प्रस्तर की डिस्क है। यह प्राय हिंदू मंदिरों के शिखर पर स्थित होता है। किस पर होता है, तो यह ज्यादा करके हिंदू मंदिरों पर जो है स्थित होता है और जिसके ऊपर जो है कलश स्थापित किया जाता है। और आलमक, ये आलमक सामान्य तौर पर कमल के आकार का होता है। इसे भी याद रखना, हो सकता है किस आकार का होता है ये भी पूछ सकता है, तो यह जो है कमल के आकार का होता है। और यह एक मान्यता के अनुसार यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार होता है जिसके प्रतीक सूर्य देवता होता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है, ये बताना है। एल का क्या अर्थ है ये बताना है। देखो वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ होता है कि लिबरलाइजेशन। क्या होता है कि लिबरलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है लिबरलाइजेशन। देखो यहाँ पर जो है लिबरलाइजेशन होना था लेकिन कुछ मिस्टेक हो चुका है, तो इसको याद रखना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है लिबरलाइजेशन हो जाएगा। लिबरलाइजेशन क्या हो जाएगा, तो लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है लिबरलाइजेशन याद रखना। देखो वर्ष 1991 में यानी कि नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत के लिए एलपीजी रणनीति की शुरुआत की। और यह उदारीकरण क्या कहते हैं, इसमें जो उदारीकरण ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उदारीकरण की नवीन शुरुआत थी जिसने यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, उदारीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए क्या है सह संस्थापक है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो मीना लिनी क्या है, मीना लिनी साराभाई यानी कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की क्या है सह संस्थापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दर्पण एकेडमी ऑफ यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना जो है ये वर्ष 1949 में कब हुआ है, इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और जो कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष यानी कि वैज्ञानिक विक्रम साराभाई क्या कहते हैं साराभाई और उसकी पत्नी यानी कि मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद यानी कि गुजरात में की थी। यह संस्था भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाटक के साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के साथ मिलकर लगभग 50 प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है। और इन प्रोजेक्ट्स में जन स्वास्थ्य, महिला और क्या कहते हैं सशक्तिकरण, लिंग भेद और मानवाधिकार और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों को यानी कि शामिल किया गया है। और वर्तमान में इस संस्था की अध्यक्षता जो है यानी कि मल्लिका साराभाई है, मल्लिका साराभाई। इसे भी याद रखना है, पूछ देगा कि वर्तमान में कौन है, तो ये मल्लिका साराभाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी तब हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यानी कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये अनुमानित यानी कि प्रास के आधार पर यानी कि 30% से 35% के बीच में था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
30% से 35% के बीच में था। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के नगरों में इनके निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत की हम बात करें तो यह 31.2%। कितना है? 31.2%। जबकि उपरोक्त विकल्प के अनुसार जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है, 13 नंबर प्रश्न है। चलिए बताइए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि कठोर संबंध और कला पदार्थ है या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये बताना है आपको। देखो कोक जो है एक कठोर मतलब क्या कहते हैं संबंध और कला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है ये कितना है? देखो आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% है। कितना है? ये 78% है। देखो वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है 21%। ऑक्सीजन 21% और क्या कहते हैं ऑर्गन जो है 0.93% है। ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्या है? कार्बन 0.03%। और अन्य गैसों की जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जिनोन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब मात्रा क्या है? न्यून होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 में शुरू किया गया, ठीक है, स्वनिधि से यानी कि समृद्धि कार्यक्रम मंत्रालय से जुड़ा है। देखो वर्ष 2022 में शुरू किया गया, ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम इनकी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि गोरखपुर भारत के मुख्यालय है। गोरखपुर भारत के मुख्यालय है। देखो गोरखपुर जो है भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे का क्या है? एक मुख्यालय है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। देखो उत्तर पूर्वी रेलवे का गठन जो है इसका कब किया गया? तो यह 14 अप्रैल 1952 को 14 अप्रैल 1952 का जो है इसको गठन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यानी कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक यानी कि खुशवंत सिंह की है? खुशवंत सिंह की है, ये बताना है। खुशवंत सिंह की है। देखो दिए गए विकल्पों के अनुसार देखो ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो दिया हुआ है ट्रेन टू पाकिस्तान, यही है ट्रेन टू पाकिस्तान यानी कि नामक कृति जो है प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह ने देखो अगस्त 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी पर मतलब केंद्रित यानी कि पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान में पंजाब को आधार मानकर एक तो कल्पित गांव मन्नू यानी कि मजारा का वर्णन किया है। और इनकी इस रचना को काफी सहारा मतलब जो है दिया गया था। और वर्ष 1956 में ग्रोव प्रेस अवार्ड से जो है पुरस्कार किया गया था। किसे किया गया था? तो ग्रोव प्रेस अवार्ड के द्वारा इसे पुरस्कार मतलब किया गया था, यानी कि यूएसए के द्वारा इसे पुरस्कारित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या है कि बताना है कि प्लासी के युद्ध में इनकी सिराजुद्दौला की मतलब क्या था? हार का मुख्य कारण जो है क्या था? ये बताना है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण जो है ये क्या था? देखो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था ये सेनापति यानी कि मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो प्लासी का युद्ध जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के मध्य यानी कि 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब के यानी कि रिश्तेदारों यानी कि अमीरों और सेनापति मीर जाफर को यानी कि प्रलोभन देकर अपने बस में कर लिया था, जिससे सिराजुद्दौला की सेना युद्ध में पराजित हो गई थी। तो ये था इसका मुख्य कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर प्रश्न है क्या है कि अप्रैल 2022 में को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। देखो अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा को यानी कि भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो विनय मोहन क्वात्रा 1 मई 2022 1 मई 2022 ठीक है से भारत के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। ये भारत के 34वें विदेश सचिव हैं जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थापना लिया था। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान जो है किससे संबंधित है ये बताना है। देखो चेरा पहाड़ा अनुष्ठान जो है उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा के रथ यात्रा से जो है संबंधित है, कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर। देखो यह जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से संबंधित है, जिससे गजपति राजा सोने की झाड़ू से भगवान यानी कि जगन्नाथ यानी कि बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियों के स्थान को स्वयं साफ करते हैं। यह परंपरा जो शुरुआत से ही आज तक जारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये बताना है। देखो ये नंदा देवी, क्या है ये नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है नंदा देवी। ठीक है, देखो लेकिन भारत की सबसे पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये कंचनजंगा है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से कंचनजंगा नहीं होने के कारण जो है ये नंदा देवी हो रहा है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और ये नंदा देवी जो है पर्वत चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड के चमोली यानी कि गढ़वाल जिला में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 22 नंबर प्रश्न की मॉर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय जो ये कौन था। भारत का वायसराय कौन था। देखो मॉर्ले मिंटो सुधार के समय भारत के वायसराय जो ये लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे ये लॉर्ड मिंटो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो थे। देखो इनके कार्यकाल यानी कि 1807 से लेकर 1813, 1807 से 1813 इसका मतलब मुख्य कार्यकाल था। क्या कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार आरंभ हुआ था, जबकि मार्लो उस वक्त भारत सचिव वायसराय के पद पर कार्यरत थे और इनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों के मध्य इनकी फूट डालना और उदारवादियों को धोखे में रखना और क्या कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन संबंधी को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को खंडित करना। तो इसका मुख्य कारण था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न है कि इलवाड़ी वंश इनकी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इलवाड़ी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो है ये कौन था। देखो इलवाड़ी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1200 क्या कहते हैं 10 ईस्वी तक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखना, इसीलिए इसे जो है गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह एक क्या था इलवर्टी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इलवर्टी नाम से जाना जाता है लेकिन तुर्क समुदाय से संबंधित था, अतः इसे इलवर्टी वंश के नाम से भी मतलब जो है जाना गया था। और वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और जबकि दिल्ली की में कुतुबुद्दीन ऐबक में नींव रखा था। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 24 नंबर प्रश्न है कि समशीतोष्ण घास के मैदान खेती के लिए आदर्श होते हैं। देखो समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं के खेतों के लिए जो है आदर्श होता है। ठीक है, गेहूं के खेतों के लिए, इनकी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गेहूं के खेतों के लिए। देखो गेहूं एक समशीतोष्ण इनकी कटिबंधीय फसल है। इसमें फसल बोते समय तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है होना चाहिए। ठीक है तापमान, लेकिन पकते समय जो है इसका टेम्परेचर की हम बात करें तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पकते समय होना चाहिए था। लेकिन यह दोमट मिट्टी पर सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जबकि विशिष्ट गुण के कारण इसे विश्व के कई भागों में उपजाया जाता है। लेकिन भारत में गेहूं दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। यह विश्व उत्पादन का 8% गेहूं उगाया जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्यों। देखो आज का लास्ट प्रश्न है जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। उपाधियों का उन्मूलन जो है किसके अंतर्गत आता है। देखो उपाधियों का उन्मूलन जो है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समानता का अधिकार। देखो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या कर प्रावधान किया गया है, जबकि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सेना या विद्या यानी कि संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्ट। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।